जय हिंद। लीजिए आपके लिए यूपी पैट जो संजीवनी बूटी सीरीज का टेस्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न शो हो रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में सबसे कम प्रदूषण होगा। यानी प्रदूषण के लिए एक लेवल लगाए गए हैं। भारत में वाहनों में जो इंजन है उसकी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो भारत स्टेज 3, 4, 1 या 6 किस स्टेज में सबसे कम पॉल्यूशन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका चौथा विकल्प। यानी भारत सरकार ने अभी हाल ही में कुछ वर्षों में भारत स्टेज 6 को अलाउ किया है। यानी आपकी गाड़ियों में जो इंजन है वो भारत स्टेज 6 का होना चाहिए, जिससे प्रदूषण यानी पॉल्यूशन कम हो। अगला प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पर, यूएन महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के 17 लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी 70वीं बैठक में कुछ लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए गए थे। इनको कब तक प्राप्त करना है, 2024, 28, 30 या 50 तक। तो ये आपको ऑप्शन पहचानना है और राइट ऑप्शन को याद रखिएगा, पेपर में ये आ सकता है। तो 2030 तक आपका एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा कितने, 17 लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 3, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ग्रीन हाउस गैसों से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन से, मरुस्थलीकरण से। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में संपादित हुआ था, इसका संबंध या इसका रिलेशन किससे है। चारों विकल्पों में से पहला विकल्प इसका बिल्कुल राइट है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित यह प्रोटोकॉल प्रतिबंधित है। कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड या पेरिस। चारों में से एक ऑप्शन सही है। इसका राइट ऑप्शन है आपका जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 मई या 1 दिसंबर। सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1 मई को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6, विश्व खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, दावोस, न्यूयॉर्क या जिनेवा। राइट विकल्प है इसका पहला ऑप्शन, रोम। इटली की राजधानी आपने सुनी होगी, रोम है। ध्यान रखिएगा, रोम में आपका विश्व खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है। इटली जो है, इटली यूरोप का भारत कहलाता है। ध्यान रखिए, जैसे भारत देश के उत्तर में हिमालय है, वैसे ही इटली देश के उत्तर में आपका आल्प्स पर्वत है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। जैसे इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर, तो सेम प्राकृतिक स्थिति और स्थलाकृतिक बनावट इटली की भारत जैसी है, इसलिए यूरोप का भारत कहलाता है इटली। अगला प्रश्न 7, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, स्वर्णरेखा, बनास या मांडवी। इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ रिकॉल करे दे रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए। पहले इस प्रश्न का आंसर नोट कीजिए। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। किस नदी पर है, मांडवी। और ये किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। अगला लिख लीजिए, भारत का जो हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। दुग्धधारा, कपिलधारा और धुआंधार ये नर्मदा नदी पर हैं। और एक और है चूलिया पुनासा, ये चंबल नदी पर है। फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, चूलिया पुनासा चंबल नदी पर स्थित है जलप्रपात, इसको याद रखिए। एक और जलप्रपात ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग गरसोप्पा, जो आपका शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। और एक और है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। याद रहेंगे, इनको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8, चरक संहिता का संबंध किससे है। यह एक पुस्तक है, बताइए किस क्षेत्र में लिखी गई है, गणित, वास्तुकला, चिकित्सा या राजनीति। तो ये चरक संहिता आचार्य चरक के द्वारा लिखी गई है, जो आपका ये चिकित्सा शास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो बंगाल में अंग्रेजी शासन स्टार्ट होता है उसके प्रथम गवर्नर जनरल पूछे हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग या रॉबर्ट क्लाइव।
यहाँ ध्यान रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ध्यान रखेंगे, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, AD 78 में शक संवत प्रारंभ हुआ, BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कौन एक गलत है। तो हम इसका राइट ऑप्शन बता रहे हैं, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु वाला ये ऑप्शन गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में, याद रखिएगा। और बाकी चारों ऑप्शन में से जो 3 हैं, AD 622 में मुस्लिम युग की प्रारंभ हुआ था, और 78 में हमारा शक संवत प्रारंभ होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ध्यान रखिए, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, यानी नेशनल जो हमारा पंचांग है वो क्या है? शक संवत है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और BC जो है आपका 261 यानी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था ना, वो युद्ध है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, साइमन कमीशन प्रथम बार भारत किस वर्ष आया? 1925, 26, 28 या 1919? राइट ऑप्शन इसका पहचान लिया होगा, आसान है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रश्न भी याद रखिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, और इसी कमीशन के विरोध में हमारे लाला लाजपत राय का देहांत भी होता है, क्योंकि उनके सिर पर अंग्रेजों ने लाठियों से वार कराया था। तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? या सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं वो कौन सा युद्ध है? बक्सर, प्लासी, बांडीवास या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1757, 1757, याद रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? जो आपकी स्किन है उसकी ऊपरी लेयर क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, स्पेशल डर्मिस या डर्मिस? चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, तो पहला विकल्प ना होके इसका दूसरा विकल्प सही है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। त्वचा की ऊपरी परत या ऊपरी लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। अगला प्रश्न 14, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? जो गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, क्यों करते हैं? चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम सीधे राइट ऑप्शन बताते हैं आपको। गर्मियों में आप सफ़ेद कपड़े जो पहनते हैं वो आपके ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा या जो आपकी सूर्य का प्रकाश है उसको पूरा का पूरा परावर्तित कर देता है, यानी वे कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए आरामदायक आपको महसूस कराते हैं। अगला प्रश्न 15, भिलाई इस्पात संयंत्र, जो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये इस्पात संयंत्र किस राज्य में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में, सीधे आंसर निकल गया, तो आपको भी याद होगा ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम है? आपने सुना होगा, यह एक स्तनधारी प्राणी है, ये पक्षी है चमगादड़, जो अंधेरे में उड़ता है, रात में निकलता है। तो ध्वनि तरंग के माध्यम से उड़ता है, या परावैंगनी किरणों के, या अल्ट्रासोनिक, या इंफ्रारेड? तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ता है? वो ऑप्शन है तीसरा, अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से ये अपनी उड़ान सक्षम करता है या उड़ता है। तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, आग से लोहे की छड़ गर्म होना क्या है? यानी आग में अगर लोहे की छड़ या चमीटा जो आप रोटी सेकते हैं, रखते हैं लोहे का, तो वो कैसे गर्म होता है? ऊष्मा के संवहन से, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का विकिरण, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऊष्मा का संचरण। क्या होता है उसमें? ऊष्मा का एक कण से दूसरे कण में क्या होता है? संचरण होता है, बहाव होता है, जिससे पूरा लोहा गर्म होता जाता है या पूरी छड़ धीरे धीरे गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए इस प्रश्नों की सीरीज को बहुत अच्छे से कर लीजिए जिसने नहीं किया है। कल और मैं एक प्रश्न की सीरीज, या हो सकता है आज शाम तक एक प्रश्न की सीरीज लेकर के आएँ, ठीक है? तो ये ध्वनि की माध्यम की गति पूछी है, सबसे अधिक किस में होगी? वायु, लकड़ी, कांच या जल? और राइट ऑप्शन है इसका कांच,
यानी कांच में सर्वाधिक, यानी जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि की गति उतनी ही तेज होगी। तो ध्यान रखिएगा इन चारों ऑप्शन में कांच सबसे अधिक ठोस है, तो आपका इसमें सबसे तेज होगी ध्वनि की गति। अगला प्रश्न 19, स्वच्छ रातें बादल छाई हुई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी होती हैं? यानी साफ आकाश है तो रात धीरे धीरे सुबह 3-4 बजे तक ठंडी हो जाती है, और बादल छाए रहें तो कम ठंडी होती है, क्यों? यही पूछा है। वियोजन के कारण, विकिरण के कारण, संघनन के कारण या अवक्षेपण के कारण? तो राइट ऑप्शन इसका पहचान लिया होगा, विकिरण के कारण आपका ये ठंडी होती है। यानी रात्रि में जैसे ही सूर्यास्त होता है, शाम से हमारा सूर्य ने जो गर्मी भेजी है वो विकिरण के माध्यम से पूरा पृथ्वी लौटा देती है। ये यानी आयात निर्यात चलता ही रहता है, सूर्य भेजता है, रात में पृथ्वी उसे विकिरण के माध्यम से लौटा देती है और ये फिर ठंडा हो जाता है धरती। तो यहाँ ध्यान रखिए, विकिरण के माध्यम से ये ठंडी होती है। अगला प्रश्न 20, दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव होता है। दिया सलाई देखी होगी माचिस, उसमें ज्वलनशील द्रव जो लगा रहता है वो क्या होता है? फास्फोरस, मैग्नीज अभ्रक या सल्फर? तो ये तो आसान है, फास्फोरस लगा रहता है माचिस की तीलियों में, कन्फर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21, प्रतिरोध को मापने की इकाई पूछी है। ये इकाई ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को मापने की इकाई वोल्ट, ओम, कूलाम या एम्पियर? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम। ओम द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न, या ओम यूनिट है प्रतिरोध मापने की, कन्फर्म। अगला प्रश्न 22, वैदिक देवता इंद्र, यानी वैदिक काल में हमारे कुछ देवता हैं तो उनमें इंद्र ज़्यादातर प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंद्र देवता किससे संबंधित? वायु, शाश्वत, अग्नि, वर्षा एवं मेघगर्जन? तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा विकल्प है, इंद्र देवता वर्षा और मेघगर्जन से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23, प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में है वर्तमान में? बिहार, हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो जो नालंदा है वो आपका इस समय बिहार राज्य में है, ध्यान रखिएगा, बिहार में आपका नालंदा। अगला प्रश्न 24 आपकी स्क्रीन पर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, बौद्ध, हिंदू, जैन या सिख है? तो इसका राइट ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? टाइटेनियम, लोहा, थोरियम या तांबा? राइट ऑप्शन है इसका थोरियम। तो मोनाजाइट किसका अयस्क हुआ? थोरियम का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 26, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में नहीं है? यानी जो वेस्टर्न कोस्टल है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है, यहाँ की ओर कौन सी नदी उद्गम नहीं होती है यहाँ से? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो पश्चिमी घाट से गोदावरी भी उद्गम होती है, कृष्णा भी और कावेरी। महानदी ये आपका जो मैकाल पर्वत है वहाँ से उद्गम होती है। मैकाल पर्वत में एक दक्षिण में स्थित है पहाड़ी सिहोवा, वहाँ से इसका जन्म होता है महानदी का। इसलिए गोदावरी, कृष्णा किससे हैं? पश्चिमी घाट से। गोदावरी का जो नासिक में उद्गम है, कृष्णा का महाबलेश्वर में उद्गम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी जो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डफरिन? तो इम्पोर्टेंट और आसान प्रश्न है ये। लॉर्ड मेयो 1872 में पहली बार जनगणना होती है, लेकिन ये अपूर्ण रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये वायसराय रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत के पृष्ठभाग पर भारत फैला हुआ है? यानी पृथ्वी पर जितना भी धरती आवरण है या पृष्ठ है, पृथ्वी है, जमीन है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर इंडिया है? 4.4, 3.4 या 5.4 या 2.4? तो कितने प्रतिशत भारत है ये आपको याद होगा, 2.4% भाग पर भारत फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है या संसद का गठन करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? 79। कौन सा है? 79। 79 अनुच्छेद संसद के गठन के बारे में कहता है, जबकि 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में लोकसभा का। तीनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो न्यायालय कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? 10, 15, 7 या 17? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर? नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ? नीदरलैंड के हेग शहर में। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछी है तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष के लिए होते हैं? ये चुनते हैं 9 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश, हेग में ये स्थित है, नीदरलैंड के शहर में। ओके, आज के ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भेजिएगा। ओके, अब हम यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।